Guys, welcome back to my podcast series. Today I have a guest who's going to talk about MHCT. So we have Athar Munot with us, who's from COEP. He's entering third year this year after vacation. Then, so Athar, introduction दे दे भाई audience को. हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? मैं अभी थर्ड ईयर में जाऊंगा COEP कंप्यूटर साइंस एंड आई ऑब्वियसली लव कोडिंग. आई हैव लव्ड कोडिंग ऑल माय लाइफ. बस कंप्यूटर साइंस लिया है एंड you guys will get to know a lot more about me. I'll get to know a lot more about Upper me as the conversation goes ahead. Yep. So could you just tell everyone a bit about your rank and all that stuff, if you remember? Yeah, I do remember. JEE mains में my rank was close to 9K. Specific rank मुझे भी इतना याद नहीं, but it was 9,100 कुछ तो. मैंने एडवांस दी नहीं क्योंकि मेरा ऐसे दिमाग में था कि टॉप 5 IITs लेने हैं, बिट्स लेना है, नहीं तो COEP लेना है. तो टॉप 5 IITs तो हो नहीं रहे थे, तो मैंने बोला कि एडवांस से क्यों दूंगा अभी, उससे अच्छा CET पे फोकस कर लेता हूँ. CET में माई रैंक वॉज 135. Okay. 134 sorry, 134, 180 रैंक, 180 स्कोर था मेरा. Okay. And for people, 134 rank सुनने में बहुत बार आसान लगता है, but 1-2 lakh people give that exam, so it's 99.9 something percentile, right? 99.88. Yeah, 99.88. तो okay. तो भाई, how was your life before ये engineering का, जब rat race में घुसे? मतलब rat race नहीं बोलना चाहिए, but competitive exam era उसके पहले. बहुत competitive है, बहुत लोग से बड़ा crowd है, बहुत कम seats है. So मुझे तो honestly शुरुआत में नहीं करनी थी engineering, कुछ तो अलग करना था. पर जैसे मैंने खुद को मतलब after 10th I decided कि यार कुछ तो अलग करते हैं, सभी engineering करते हैं. But then more I realized and explored other fields, the more I felt कि यार प्रोग्रामिंग तो बहुत पहले से पसंद है, तो वो क्यों ना कंटिन्यू करें. एंड आई वाज डेड सेट कि यार इंजीनियरिंग करनी है तो CS में ही करनी है. Okay. ये प्रोग्रामिंग का लाइक कब से इंटरेस्ट है ऐसा, अगर कुछ याद हो कि? हाँ, तो मतलब जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो एक लेगो का EV3 करके सेट आता है. इट इज़ अ प्रोग्रामेबल लेगो ब्रिक, जहाँ पे तो मोटर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो एंड देन उसका खुद का प्रोग्राम लिख सकते हो, सेंसर्स वगैरह का अलग से किट आता है. तब से मतलब मैंने तो ऐसे ही वीडियो में देखा था, तो बहुत प्यार हो गया था उससे. फिर मैंने ऐसे बहुत पीछे लग के बोला कि यार मुझे बर्थडे के लिए लेके दो. तो जब से वो आया तब से माय जर्नी विद प्रोग्रामिंग हैज स्टार्टेड एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए EV3 के साथ. देन थोड़ा इम्प्रूव किया, फिर आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई उस पे किया. देन प्रॉपर लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, HTML. Okay, nice. So before we go into your MHCT journey, अभी क्या चल रहा है? मतलब COP के 2 years हो गए, अगर थोड़ा समरी देना हो कि अभी like what's happening in your life with programming and college and all that stuff. बाकी सब चीज़ें भी अच्छे से चल रही है. लाइक एग्जैक्टली बोलूँ तो COEP का academics बहुत heavy है. It is COEP is a college that is very academically demanding, क्योंकि तुम्हें along with core subjects बाकी के और subjects भी बहुत सिखाते हैं. So you get a good exposure of अलग-अलग fields में भी क्या हो रहा है. तो साथ में हमारे पास interdisciplinary foundation course रहते हैं. हम उनको IFCs बोलते हैं COEP में. अब पता नहीं इस NEP के बाद आ रहे हैं क्या नहीं, बट हमारे बैच तक तो थे. So we had ENTC के टॉपिक्स, वी हैड मैकेनिकल के फर्स्ट ईयर में तो रहता ही है टॉपिक, वो रहता है. देन वी हैड इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक्स. सो ऐसे करके वी गेट अ गुड आइडिया ऑफ बाकी के ब्रांचेस में भी क्या चल रहा है. Okay, nice. तो now let's jump to MHCT. तो पहले भाई रिसोर्सेज बता दे. बहुत लोग कही रहता है कितना घंटा पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं. कितना घंटा पढ़ना है वो तो अभी तुम पे डिपेंडेड है. सच बोलो तो मेरा एक ही फंडा था. एक मार्वल करके बुक सीरीज आती है, मार्वल. तो मेरा एक गोल था कि उसके सब क्वेश्चंस आने चाहिए CET देने के पहले. Okay. कितना भी उसको टाइम लगे, दिन के 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, जैसे खुद की कैपेसिटी है, बट CET के 1 वीक के पहले वो बुक तीनों सब्जेक्ट्स की खत्म होनी चाहिए. Okay. तो you started with JEE prep, right? तो फिर वो transition Yeah. कैसे? Because MHCT is a time game, right? MHCT is a time game.
जेईई आई हैड स्टार्टेड काफी पहले से एक्चुअली. आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में मैंने बाकलीवाल ज्वाइन किया था. एंड 9th एंड 10th में नहीं किया कंटिन्यू बिकॉज कॉलेज काफी बहुत डिमांडिंग था. आई वाज हाउस कैप्टन स्कूल में. So along with academics, having an administrative role या फिर leadership role in school and managing बाकी all is becoming very difficult. So 9th-10th में वो नहीं कर पाया मैं. ओके. इनिशियली तो जेई बोलता हूँ. इनिशियली तो सबको आईआईटी चाहिए रहता है. पर वो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा जैसे आई प्रोग्रेस बिकॉज बहुत क्लैरिटी नहीं था 10th के बाद कि एग्जैक्टली क्या करना है. देन जब चालू किया जेई का फिर देन आई रियलाइज कि यार अभी शुरू किया तो अभी तो कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे. जितना हो सके उतना करता हूँ. जेई बिट सेट दे रहा हूँ. मेरे दिमाग में ऐसा ही था. आईआईटी टॉप 5 नहीं हुए. बिट्स नहीं तो सीओईपी. ओके. सीओईपी के नीचे तो आना नहीं है. मैं देख रहा था कि भाई आईआईटीज तो नहीं होने वाले. उससे बेटर है बिट सेट पे फोकस करता हूँ. बिट सेट के साइड बाय साइड सीईटी पे भी चालू किया फोकस करना. ओके. सीईटी पे कब ऐसा एग्जैक्टली याद है कितने मंथ्स पहले किया था एग्जाम के? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने 12th के बाद सीईटी चालू कर दिया था. सीईटी एंड बिट सेट साइड बाय साइड. मैंने जेई को 3 दिन पहले खोला. जेई के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मेंस के. बाकी का फुल टाइम इट वाज बिट सेट एंड सीईटी. ओके. आधा दिन बिट सेट आधा दिन सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, उनके टॉपिक्स देखने. ओके. तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया दैट ही वाज रियली ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ. मतलब उसको पता चल गया कि भाई ऑनेस्टली स्पीक टॉप 5 आईआईटी नहीं होगा. मेनी टाइम्स क्या होता है हम लोग एक बबल में रहते कि नहीं भाई ट्राई कर लेते. मान लो पहला जेईई का अटेम्प्ट हो गया, इतना अच्छा नहीं गया सपोज 90 तक भी आया सपोज, और दैट्स स्टिल नॉट गुड इनफ, राइट? तो फिर उसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइक अपन से होगा कि नहीं. मतलब रियलिस्टिकली इज इट पॉसिबल और वी शुड लुक एट अदर ऑप्शंस. बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि पहले अटेम्प्ट के बाद भी स्टिल थिंक कि लाइक बहुत लोग का बढ़ जाता है तो अपन इसी पे फोकस करते हैं. और उसमें क्या होता है कि जेई भी नहीं अच्छे से हो पाता है. एंड देन बाकी के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है बिट्स वीआईटी के भी होते हैं, एमएचसीटी, ये सारे वो थोड़े भी है. अच्छे नहीं जा पाते क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट सिलेबस तो सेम ही है सबका बट एग्जाम्स आर टोटली डिफरेंट, राइट? तो फिर एग्जाम वाइज प्रैक्टिस नहीं किया. तैयारी एक की करो तो दूसरा करना डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ. ये बहुत सही है. मतलब व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मिसिंग आउट ऑन इसकी सब विजुअल थिंकिंग में रहते हैं कि यार नहीं मेरा तो हो ही जाएगा आईआईटी. मेरा तो आईआईटी बॉम्बे सीएस पक्का ही है. बट एक अंडरस्टैंडिंग रहना खुद के बारे में कि यार सच में होगा क्या नहीं. एंड जेन्युइनली तुमको क्या चाहिए. अभी मेरा तो डेड सेट था कि मुझे सीएस ही करना है. तो व्हाई नॉट एम फॉर द बेस्ट कॉलेज इन माय रीच. नहीं हुआ आईआईटी कोई बात नहीं. सीएस में सीओईपी में बहुत अच्छे से करूंगा. सो दैट डज नॉट इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड कि आईआईटी ना मिलना. देयर आर अदर ऑप्शंस एंड वो ऑनेस्टली बोलूं तो सबको बहुत रियलिस्टिकली देखना चाहिए. जैसे यू राइटफुली सेड कि बहुत लोग ऐसे ही उसमें रहते हैं कि यार मुझे आईआईटी करना है आईआईटी करना है. और फिर दूसरे ऑप्शन जहाँ पे वो सच में कुछ कर सकते हैं वो मिस आउट कर लेते हैं. तो फिर इसमें भाई मॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग एमएचसीटी? कितना इम्पोर्टेंट होते हैं मॉक्स देना? बहुत बहुत मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग विच आई ऑलवेज डिड इज कि अलग अलग एनवायरमेंट्स में बैठ के मॉक्स दिए मैंने. अभी जब हमने एग्जाम दी सीईटी इट वाज अगस्त के टाइम. अगस्त 7th और अगस्त 6th. तो उस टाइम पे देयर इज रेन. कभी कभी धूप आ जाती है बहुत. पुणे का वेदर ही ऐसा है. तो मेरे दिमाग में ये था कि अलग अलग एनवायरमेंट्स में बैठ के सारे मॉक्स देने हैं. एक बार मैं बहुत जोर से पंखा लगा देता था. हॉल में जाके बैठ जाता था. नहीं तो where there is a lot of noise, there is a lot of disturbance. एक बार बहुत शांति में पेपर दे दूंगा. ऐसे अलग अलग एनवायरमेंट्स में once I sat and gave the paper, एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग था कि यार चाहे किधर भी बैठो पेपर तो अच्छे से देना है. लाइक दिस वाज हाईलाइटेड बिकॉज मैं जब वीआईटी का एग्जाम दे रहा था वीआईटी ट्रिपल ई तब सेंटर में बहुत ठंडा एसी लगा दिया था और मुझे आदत नहीं इतना एसी की. सो मैं वो फोकस ही नहीं कर पाया पेपर पे. यार इतना ठंड लग रही है मुझे यार मैं पेपर कैसे लिखूंगा. तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं भाई सारे एनवायरमेंट्स में बैठ के पेपर देना है. मैं अच्छा सा फोकस सिर्फ पेपर पे रहना चाहिए नॉट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट. दैट्स नाइस. ये काइंड ऑफ लाइक क्रिकेट का भी एनालॉजी दे सकते हैं ना कि दे प्रैक्टिस इन डिफरेंट पिचेस एंड ऑल. ये नहीं कि मतलब अपना होम एग्जैक्टली
वही तो। बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन द डी मतलब बहुत लोग का तो मैंने ऐसे सुना यूपीएससी एंड ऑल की उसका एक्सीडेंट हो गया एग्जाम के पहले, लाइक एनीथिंग कैन हैपन राइट। मतलब इतना प्रिपेयर करने कुछ के भी हो बाद तो सकता कुछ है। भी हो सकता है, तो फिर इट्स बेटर टू प्रिपेयर फॉर ऑल द डिफरेंट कंडीशन राइट। ओके। और मॉक एब्सोल्युटली, देने के बाद क्या एब्सोल्युटली। करना था भाई? कुछ जन तो भाई मॉक देते, अरे आ गया मेरा 200 में से 180 अभी हो गया बस भाई, खत्म मॉक। उसके बाद क्या करना रहता है मॉक देने के बाद? देते रहने का है, देयर इज नो स्टॉपिंग टिल योर एग्जाम। या एग्जाम का स्कोर जब तक 180 नहीं होता, देयर इज नो स्टॉपिंग। तुम हाँ। लोगों ने मॉक दिया, यू हैव कवर्ड लेट्स से 60% ऑफ द टॉपिक्स अच्छे से। हम्म, तुमको पता नहीं ना बाकी के 40 हुए कि नहीं, तो देते रहो मॉक्स टिल द टाइम सारे टॉपिक्स के अंदर ये ना हो, मास्टरी ना आए। वन थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू व्हाइल गिविंग मॉक्स इज कि आई यूज्ड टू हैव अ सेपरेट बुक, हम्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। जो भी टॉपिक्स डिफिकल्ट गए, सबका क्वेश्चन आई वुड सॉल्व एंड देन मॉक के बाद आई वुड रिविजिट द टॉपिक एंड सॉल्व उसका मार्वल वापस। सेम फॉर बिटसैट। बिटसैट का जैसे मैं पेपर देता था, आई वुड रिविजिट द टॉपिक्स जिनके मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, या फिर जिनके मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या फिर जिनके जो मेथड उन लोगों ने बोला है उससे कुछ तो अलग किया मैंने, और जो मेथड इन लोगों ने बोला मुझे नहीं समझा, सोल्यूशन सेट में जो दिया है, स्टिल आई वुड रिविजिट द टॉपिक, आई वुड सॉल्व उनके सारे क्वेश्चंस एंड देन उसका पूरा वापस मॉक देता था मैं उस टॉपिक के ऊपर। ओके। लाइक नॉट लाइक अ मॉक, बट उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करता था टिल द टाइम मुझे अंदर से फील ना हो कि यार इसका कोई भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। ओके। सो इम्पोर्टेंट मंत्र ये कि अंदर से फील, दैट आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई हम्म। मैं भी कर लो। बहुत जन को 100 क्वेश्चन में ही उनका समझ जाता है भाई, कोई कोई टॉपिक्स, कोई कोई लोग को वही सेम टॉपिक के लिए एब्सोल्युटली। 200। तो जब तक 200 क्वेश्चंस लग जाते हैं। हम्म, वही, वही। जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं, टिल देन यू डिड ऑल दिस। ओके। तभी पहले भाई मैथ्स पे आते हैं। एब्सोल्युटली। सीईटी मैथ्स का वेटेज 50% होता है राइट। हाँ 50। 100 मार्क्स। एंड मैथ्स का लेवल सीईटी में आई थिंक आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स मैथ्स ही थोड़ा जेई से रिलेटेबल रहता है, गेस। लाइक इट्स नॉट दैट हार्ड बट नहीं। कभी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं राइट। अच्छा, ये पॉइंट एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज़ सीईटी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सबका एक सीधा-सा ट्रिक रहता है सॉल्व हाँ। करने के लिए। हम्म, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सीईटी में जो तुम लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते। हम्म, नहीं तो बच्चे पागल ही हो जाएँगे। अगर जेईई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे सॉल्व करते रहे, तो सीईटी लेवल पे आना इज़ अ थोड़ा डिफरेंट स्टेप ऑलटुगेदर। वन थिंग व्हाइल सॉल्विंग सीईटी क्वेश्चंस एवरीवन शुड नो इज़ कि उसका एक स्टेप है, उसका एक मेथड है जिससे तुम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हो। हम सी व्हेन वी प्रिपेयर फॉर जेईई, हम लोगों के दिमाग में सेट रहता है कि यार 3 मिनट है इसके लिए, हाँ बराबर। तो भाई हो जाएगा। पूरा करेक्ट। हम पूरा गोल घूम के फॉर्मूलाज़ लर्न भी नहीं किए, तो भी उधर बैठ के डिराइव करके कर लेंगे। बट करेक्ट। सीईटी में ऐसा नहीं चलता है। सीईटी एंड बिटसैट दोनों एग्ज़ाम्स में फॉर्मूला बाय हार्ट रहना चाहिए, ओके। बिकॉज़ वहाँ पे बैठ के तुम डिराइव करने गए, यू विल मिस आउट ऑन सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच बाद में यू विल रियलाइज़ कि यार मच ईज़ियर। ओके। और अनदर थिंग इज जेई में ऐसा रहता है कि इट्स नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि वो नेगेटिव का भी रहता है ना बैक ऑफ द माइंड भाई। हुँ, नहीं हुँ। नहीं देते। बट सीईटी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे राइट। कितना गेस करोगे? बट ऑब्वियस हाँ मतलब बहुत लोग क्या करते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं। क्या बोल रहा था? हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई नहीं आया तो ठोक दो। बट तब भी आई थिंक सारे करने के ट्राई करने चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड रहते एब्सोल्युटली। हैं लेवल के, तो अगर मतलब ट्राई किया तो फिर निकल तो जाएगा ही सोल्यूशन अगर पढ़ा है तो। यस, यस। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो वन्स यू फिगर आउट एचएससी का पूरा टेक्स्ट बुक, हम्म, तो व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स मैंने एचएससी का भी पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लिया था। एंड उसके अंदर भी उन्होंने ऐसे कई-कई ट्रिक्स दे दिए थे। अच्छा। तो व्हाइल सॉल्विंग द सीईटी पेपर एक मेरा माइंडसेट क्या था कि भाई सीईटी पेपर कौन सॉल्व करते हैं? एचएससी वाले। एचएससी वाले कहाँ से पढ़ते हैं? उनके बुक से। करेक्ट। सो व्हाई नॉट अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं करेक्ट। एंड देन अटेम्प्ट सीईटी, बिकॉज़ वन थिंग आई रियलाइज़ कि काफ़ी अच्छे ट्रिक्स दिए रहते हैं बुक्स के अंदर सॉल्व करने के लिए, जो जनरली हम मिस आउट करते हैं बिकॉज़ वी स्टार्ट डायरेक्टली सॉल्विंग मार्वल या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके। तो सीईटी में ट्रिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, तो जानना जितना ज़्यादा बहुत पढ़ इम्पोर्टेंट। ज़्यादा समझ जाएगा वो। अभी मैथ्स का तो आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। अभी केम पे आते हैं। केम में आई डोंट वांट टू टॉक टू मच, बट लाइक क्या इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं आई गेस, किसके बारे में बात करें? इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक तो मैंने रेड्डी सर का फॉर्मूला यूज़ किया।
फॉर आवर व्यूअर्स हियर, रेड्डी सर हमारे बागलीवाल के टीचर थे। हाँ। आई थिंक ऑर्गेनिक के लिए ना? हाँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। हाँ, करेक्ट। उन्होंने इनऑर्गेनिक का भी एक लेक्चर में बहुत अच्छे बोला था कि तुम लोग सारा जो है फॉर्मूलाज, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाओ ना डेली बेसिक, जैसे तुम ऑर्गेनिक करते हो। हुँ। क्योंकि ऐसे नहीं है कि केमिस्ट्री आर टू डिफरेंट, बहुत अलग-अलग ये चीज़ें हैं। वन थिंग तो इज़ कि यू हैव टू बी वेरी श्योर कि फॉर्मूला कैसे है। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि तुम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हो वो सही है, एंड बस यू गॉट द आंसर देन। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, दैट्स नाइस। तो कुछ बुक मेंटेन किया था क्या केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, मतलब नेम्ड रिएक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ के लिए, और इनऑर्गेनिक? यस, यस, यस। या उसमें तो मैंने रेड्डी सर का एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि डेली एक टॉपिक लो। रेड्डी सर और एक सर थे, नवीन पांडे सर। हाँ, नवीन पांडे, करेक्ट। उन दोनों का फॉर्मूला लिया था मैंने कि वो डेली वो बोलते थे हमेशा कि तुम लोग डेली प्रैक्टिस करो टॉपिक्स की। डेली वो बोलते थे कि एक टॉपिक लो, उसका सब फॉर्मूला लिखो, सब थ्योरी लिखो, एंड देन नोट से रिवाइज करके देखो कि डिड यू मिस आउट ऑन एनीथिंग। तुम्हारे नोट्स भी अपडेटेड रहेंगे, तुम लर्न भी करते रहोगे चीजें। ओके, नाइस। तो अभी फिजिक्स के बारे में वुड यू हैव एनी एडवाइस? मतलब फिजिक्स जनरली लोग को पसंद आता है, तो फिर थोड़ा निग्लेक्ट हो जाता है बहुत क्लास में, तो लाइक फिजिक्स फिजिक्स इज वेरी लॉजिकल। फिजिक्स में आई वुड ऑलवेज से कि solve different problems and understand the logic rather than solving hundreds of problems. तो I'll be very honest, मैंने जेई के फिजिक्स के लिए हार्डली कुछ पढ़ाई की थी। पेपर के थोड़े घंटों पहले मैंने सब फॉर्मूलाज देखे थे, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे थे, ओके। एंड हाउ आई अटेम्प्टेड द पेपर वाज कि फिजिक्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। एवरीथिंग इन फिजिक्स इज रिलेटेड टू ईच अदर, सब कुछ। इफ यू सी एट द फॉर्मूला हार्ड ना, यू विल फाइंड कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्मूलाज। वो यूज करके मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया। एंड अनदर थिंग दैट आई एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सॉल्विंग फिजिक्स क्वेश्चंस आर कि डायमेंशन एनालिसिस करेक्ट। एंड कांस्टेंट्स कहाँ पे आते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि जेई के एग्जाम में भी या फिर कौन से भी अलग पेपर में आंसर डायमेंशन से अपन ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। सो मेरा मेरा फिल्टर कैसे था, मेरा सीव मैश वाज लाइक कि डायमेंशन एनालिसिस से मिल रहा है आंसर, वेल एंड गुड, परफेक्ट। नहीं मिल रहा है तो सी कि एनी डायरेक्ट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। उससे भी नहीं मिल रहा है तो यू गो टू द बेसिक एंड रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम टू गेट द आंसर। ओके, ये बहुत अच्छा इंसाइट दिया एक्चुअली, मतलब 3 स्टेज थिंग, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, मतलब एंड गोल तो यही है ना भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उतने करेक्ट करो। अब वेदर वो एब्सोल्युटली, पेपर क्या है, कि फॉर्मूला से है कि ट्रिक से है, एग्जैक्टली। डजंट मैटर, तो एग्जामिनर देख ही नहीं रहा है भाई, जिसका सही है उसको मार्क्स मिलेंगे, वही तो, व्हाई बॉदर? 4 ऑप्शन से जो सही है वो करो, हो गया। एंड ऑनेस्टली दिस ट्रिक हेल्प मी गेट 95 ऑन 100 फिजिक्स में जेईई में। वाओ, नाइस। ओके, तो अभी सीओईपी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कितने में क्या टारगेट क्या होना चाहिए आउट ऑफ 200, रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टी, कि कितना स्कोर आना ही चाहिए कि मतलब भाई इतना आ गया तो फिर मिल जाएगा सीओईपी? मैं ऑनेस्टली बोलूं, 200 का पेपर है ना, एम फॉर 200। पढ़ाई ऐसी करो कि तुम 200 लेके आते हो। ऐसा कोई टॉपिक मत छोड़ो कि भाई ये आया पेपर में तो स्किप कर लेंगे, ऐसा कुछ मत रखो। यू नेवर नो, वो टॉपिक के 10 क्वेश्चन आए तो तुम्हारा गया सीओईपी से। करेक्ट। इसके लिए गो टू द पेपर, गो अटेम्प्ट द एग्जाम इन सच अ वे कि तुम्हें 200 ही मिले। उसके बाद 180 मिला, 190 मिला, then तो सीओईपी हो ही जाएगा। वन थिंग विच आई हैड इन माइंड इज कि एम फॉर 200, एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करने के बाद आई रियलाइज्ड कि माय रैंक शुड बी विद इन 140 टू गेट सीओईपी। ऊपर से आई एम ओपन बॉय, सो मेरे लिए सीट्स और कम है। करेक्ट। So that is the entire funda कि any exam which you are giving, aim for the best, because if you aim for the best then जाके कहीं तो you will land where you will be like ठीक है भाई, मैंने बेस्ट तो दिया, so I'm good। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया। ओके, ना अभी भाई एग्जाम के बारे में तो सब बात कर लिया, अभी थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम के अलावा, एग्जाम के प्रेप के टाइम में
बाकी चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है, फ्रेंड्स, फिज़िकल वर्कआउट, रिलैक्सिंग समटाइम्स, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार हम लोग बात ही नहीं करते। एकेडमिक वो सब सही है हम्म। क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट बहुत बार लोग एकदम ही बर्नआउट हो जाते हैं बिकॉज़ देयर वे टू मच बहुत इनटू बहुत। इट्स इम्पोर्टेंट कि बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, राइट? सो उसके बारे में यस यस। थोड़ा एनलाइटन करो लाइक व्हाट यू डिड और बाकी लोग को क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? उसके लिए पेरेंट्स ने बहुत सॉर्ट फंडा बना के रखा था मेरे कि एवरी डे टिल 9 9:30 आई यूज्ड टू स्टडी शाम को। ओके, कल का प्लान बनाता था कि क्या क्या करना है एंड 10 o'clock को मॉम डैड मैं वी यूज्ड टू गो ऑन अ ड्राइव। ओके, सो हम रहते हैं कातरत साइड में पुणे में। ओके। सो वहां से वी यूज्ड टू सर्कल अराउंड टिल दगड़ू शेठ। वी यूज्ड टू सारस बाग के गणपति को पहले, हुँ, फिर दगड़ू शेठ बाहर से ही दर्शन करते थे और हुँ, रिटर्न आते वक्त आइसक्रीम सैंडविच जो भी खुला रहा। सो 2 अड्डे हैं। एक तो इधर है आदिनाथ का हुँ, खाऊ गली एंड दूसरा इज मुद्रा का फूड कोर्ट। दोज आर ओपन टिल प्रिटी लेट। तो आते वक्त ऐसे ही वी यूज्ड टू चिल। पढ़ाई की वगैरह कुछ बात नहीं करते थे क्योंकि हुँ, नेक्स्ट डे का प्लान ऑलरेडी बन के रखा था। वी यूज्ड टू जस्ट डिस्कस कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान है, आज का कितना टारगेट रीच हुआ एंड बाकी का टाइम पूरा रिलैक्स। एंड व्हाइल कमिंग बैक वी यूज्ड टू ग्रैब समथिंग लाइक एक मिल्कशेक ले लिया, फिर एक सैंडविच ले लिया, तो इट वुड बी अ गुड ब्लोइंग ऑफ स्टीम। हुँ, वन थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड इज कि गिवन दैट मैं रेगुलरली करता था, मुझे एक दिमाग के अंदर एक सेट था कि भाई दिन कैसा भी जाओ, दिन अच्छा जाओ, बुरा जाओ, एंड में अच्छे से रिलैक्स कर पाऊँगा। करेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ लाइक वो रिवार्डिंग ही है ना बेसिकली लाइक हम लोग गेम्स भी खेलते हैं तो रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड नहीं मिला लास्ट में विल बी लाइक भाई खेल ही क्यों रहे? कुछ हो ही नहीं रहा है। सो लाइक एग्ज़ाम एब्सोल्युटली। एक्चुअली बहुत अच्छा इनसाइट बताया कि भाई रिलैक्स करना ज़रूरी है मतलब एग्ज़ाम के बाहर भी लाइफ़ है, राइट? मतलब पढ़ाई किया दैट इज़ गुड, पढ़ाई भी बहुत, करो, बहुत। देन एन्जॉय भी करो बट टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। ये नहीं कि पूरा दिन एन्जॉय कर रहे हो फिर खाली रात को पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। लाइक यू सेड कि हुँ, पूरा दिन पढ़ लिया उसके बाद जस्ट स्टीमिंग ऑफ की लाइक अभी कल देखते हैं क्या करना है, आज का हो गया अपन का जो भी करना था। ठीक है, यस, यस। एडवाइस। एंड वन थिंग इज़ लाइक कि मतलब आई आल्सो ट्राइड पहले कि वैलोरेंट वगैरह खेलता था मैं, हाँ, जस्ट टू ब्लो ऑफ स्टीम, बट इतना वर्कआउट नहीं हुआ बिकॉज़ हुँ, वैलोरेंट इज़ अ वेरी ब्रेन एंगेजिंग गेम। हुँ, एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन टाइम, आई यूज्ड टू लाइक से कि भाई नहीं, स्क्रीन टाइम वोंट गिव मी दैट सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। व्हाट विल गिव मी कि स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, स्टेपिंग आउट ऑफ द रूम, थोड़ा घूम के आना, कुछ तो बाहर ज़रा एन्जॉय करके आना, फ्रेश एयर लेना, वो रिलैक्सेशन इज़ टॉप टियर। करेक्ट। और गेमिंग में आई थिंक मतलब एट एट द एंड ऑफ द डे अपन को माइंड को रिलैक्स करना है। अगर गेमिंग कर रहे हो तो फिर माइंड तब भी यूज़ हुँ, अगर वॉक के लिए गए यूज़ थोड़ा ही होता रहता है। फिर हुआ, बॉडी भी थोड़ा मूव हुआ। बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं लाइक पढ़ने में तो बहुत अच्छे रहते हैं बट हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर देयर इज़ नो यूज़ राइट? जब बहुत, बहुत इश्यू आ हेल्थ जाता है। नहीं तो फिर क्या करेगा? अभी भाई और कुछ जनरल एडवाइस तो देना चाहता है मान लें जिसका नहीं हुआ, जिसका हुआ लाइफ आफ्टर क्योंकि हम लोग का पॉडकास्ट का यही मेन एम है कि थोड़ा लाइफ आफ्टर एग्ज़ाम्स के बारे में भी बात करना, नॉट जस्ट कि एग्ज़ाम्स क्योंकि एग्ज़ाम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, कि मतलब उसके हुँ, बाद नहीं हुँ। क्या करना है, उसके बाद व्हाट शुड बी योर माइंडसेट अगर हुआ देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ऐसा कुछ एडवाइस तेरे पास जो तू जस्ट बोलना चाहता um, वन थिंग व्हिच आई विल से इज़ कि ये तो मॉम हमेशा मुझे बोलते आते रहे कि योर कॉलेज डज़ नॉट डिफाइन योर सक्सेस। कॉलेज इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, बस। वो स्टेपिंग स्टोन बहुत लोगों को नहीं मिला फिर भी बहुत अच्छा कर लेते हो क्योंकि क्या है, कोई आईआईटी में जाए, कोई बिट्स में जाए, कोई सीओईपी में जाए, दैट इज़ नॉट योर लेटर ऑफ सक्सेस। योर लेटर ऑफ सक्सेस इज़ यू वर्किंग कॉन्स्टेंटली हार्ड टू अचीव योर गोल। अभी कोई लेट्स से ऐसे कॉलेज में जो उनको नहीं चाहिए था बहुत शुरुआत में, बट दैट डज़ नॉट मीन कि तुम सक्सेसफुल बाद में नहीं रहोगे लाइफ में यार। एक चीज़ ऐसी मिली जो तुम्हें नहीं पसंद थी, दैट डज़ नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड फॉर व्हाट यू ट्रूली वांट। ओके, बहुत इंस्पिरेशनल था एक्चुअली क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ अ मैराथन राइट? ये तो लाइक यू सेड एग्ज़ैक्टली। स्टेपिंग स्टोन है भाई। बहुत लोग बिना स्टेपिंग स्टोन अगर तेरे को एक मतलब एक स्टेप नहीं मिला स्टेयर में तो भाई तू 2 स्टेप कूदना फिर, ऊपर ही जाना है ना कोई बात नहीं, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, काइंड ऑफ लाइक दैट। एट द एंड वही एट द एंड यू शुड एम एट योर गोल एंड yeah, as you move forward in life, you really need like everyone really needs to realize कि भाई
अभी ये जनरली स्टूडेंट्स को होता है 11th-12th में, मुझे भी बहुत होता था पहले। हाँ, यार कॉलेज नहीं मिला यार, अभी क्या करूँ मैं? अभी तो अब ज़िंदगी चली गई मेरी। बिट्स नहीं मिला, आईआईटी नहीं मिला, अब किधर जाके मैं अच्छा कोडर बन पाऊँगा? देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि बीइंग अ गुड कोडर डज़ नॉट इक्वल कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज। करेक्ट, लाइक तुम लोग अच्छे कॉलेज में हो, दैट डज़ नॉट मीन कि यार तुम्हारी लाइफ एकदम सेट है, कि भाई तुमको कुछ चिंता ही नहीं, कुछ दुर्घटना ही नहीं आएगी आगे। पर व्हाट यू ट्रूली नीड टू लर्न कि यार चलो नहीं हुआ, डाइजेस्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड। करेक्ट। मेरे को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब अभी जस्ट मैं भी सोच रहा था कि लाइक स्कूल होते हैं ना 11th-12th के, तो लाइक इफ यू आर इन द बेस्ट स्कूल वो गारंटी नहीं करता भाई कितने लोग मतलब एकदम ही गरीब रह मतलब लाइक दे कम फ्रॉम रियली हुँ, बैकग्राउंड उनका निकल जाता है, बट पीपल फ्रॉम लाइक द बेस्ट ऑफ स्कूल या कॉलेजेस उनका नहीं मिल निकलता। तो सेम थिंग वैसे वही है कि कॉलेज इज जस्ट लाइक लाइफ में भी वही है ना, जैसे तूने बोला कि इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड इवन आफ्टर कॉलेज तो तेरे को मिल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर एब्सोल्युटली, अब कॉलेज का है कि वर्स कॉलेज का है, दैट डजंट मैटर एज अ कोडर। अभी तो एआई ओ येस, आ गया तो फिर द डिफरेंस इज इवन लेस आई थिंक, राइट? पहले तो आई गेस रिसोर्सेज का बहुत एब्सोल्युटली, डिस्ट्रीब्यूशन अलग था ना, अभी तो लाइक एआई पे भाई जो लो कॉलेज वाला है उसके पास भी वही रिसोर्स है, जो टॉप आईआईटी का भी एंड लाइक वही है। एब्सोल्युटली मैन। मतलब ये तो मतलब बहुत पहले की भी बात है। मेरे एक कज़िन ही इज़ अ पास आउट ऑफ बिट्स गोवा इलेक्ट्रिकल, सॉरी बिट्स गोवा एएनटीसी, एंड उन्होंने उनका कंप्यूटर्स में मास्टर जॉर्जिया टेक से किया, ओके, एंड राइट नाउ ही इज़ प्लेस्ड इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन इन एनवीडिया। नाइस। एंड मतलब वन थिंग व्हिच ही टोल्ड मी, वो हमेशा मेरे साथ रहा है इसकी, कि तू कॉलेज ऐसे देख मत। लाइक लुक एट मी फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल ईएनटीसी का, पर फिर भी आई वाज एबल टू गो टू सीएस। व्हाई? बिकॉज इफ यू ट्रूली वांट, द रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू। वो वो कहावत है ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, दैट करेक्ट। अप्लाइज एवरीवेयर। ओके, तो अथर्व यार थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम विद अरे एनी टाइम भाई, पॉडकास्ट था एनी क्योंकि टाइम। लाइक बहुत ही क्लियर एंड सिंपल था, लाइक योर वाइब आई कुड सी कि भाई मतलब तेरे गोल्स और माइंडसेट इट इज वेरी क्लियर, नो बिट ऑफ जिटर। लाइक तूने स्टार्टिंग में जैसे बोला थैंक कि यू। आईआईटी नहीं मिल रहा था तो मैंने बोला भाई सीओईपी ले लेते। लाइक देयर इज नो क्लटर इन योर माइंड, लाइक थ्रू आउट द इंटरव्यू दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द बैक ऑफ द माइंड कि लाइक भाई इसका थैंक यू भाई, थैंक माइंडसेट यू। कितना इट्स लाइक रियली क्लियर, एंड इफ योर माइंडसेट इज क्लियर देन द वर्ल्ड इज योर्स, लाइक कोई नहीं रोक सकता। लाइक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई थिंक ये पॉडकास्ट थैंक यू। बहुत फायदा करेगा बिकॉज लाइक फालतू का एडवाइस आई होप। नहीं, लाइक इन मेनी प्लेसेस पता है ना कि लाइक गुड एडवाइस ही देते हैं, लाइक एवरीथिंग इज गुड। उन्हें ऐसा रेनबो एंड सनशाइन वाला एडवाइस नहीं दिया, बट लाइक क्लियर कट बोला कि भाई ये लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मैंने हाँ, किया, तुमको पसंद है। मतलब मैं भी बहुत चीजें सीख रहा हूँ। सो जस्ट हेल्पिंग आउट पीपल हु आर स्टार्टिंग द जर्नी, होपफुली कि यार वो they don't face the challenges that I did, but at the same time they learn the lesson that I did. ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Thank you, bhai. गाइस डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पॉडकास्ट, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा था, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट Thank you. Thank you. ऑनेस्ट पॉडकास्ट एंड लोगों को आई थिंक बहुत क्लियर इनसाइट्स मिलेंगे, तो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड आई थिंक वी डन दैट प्रीटी वेल। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग।